बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर दोबारा से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्ते, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो सारे बच्चे फटाफट से क्लास के अंदर आ जाएंगे, फिर हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। डेली की तरह हम लोग आज भी 50 MCQs सोल्व करेंगे और जैसे हम रोज़ नए नए क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं, कुछ टॉपिक को रिवाइज करने का ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के करने का ट्राई करते हैं, वही हमारा फोकस रहेगा कि आज की क्लास को भी कैसे एकदम बेस्ट बढ़िया बनाया जाए। ठीक है भैया, तो चलिए जल्दी से फटाफट क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप एक खाली पेज पे 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग लिख सकते हैं, जिससे कि हम एंड में ये देख पाए कि आपके 50 में से कितने नंबर या 50 में से कितने मार्क्स आप लोग लेकर आ रहे हो, कि 50 में से आपने कितने नंबर लाए, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ साथ क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन CGL 2020 के प्री में आया था। ये क्वेश्चन SSC के CGL 2020 के प्री में आया था, टीयर 1 में आया था कि बैक टू वेदास, कि वेदों की ओर लौटो, इन चारों में से ये स्टेटमेंट किसने बताई, या इन चारों में से स्टेटमेंट किसने दी। क्या मतलब वो इसका कह रहे हैं कि हम अपने वेदों को, अपने कल्चर को भूल चुके हैं, तो अपने वेदों की तरफ लौटो, वहां से सीखो, और सीखने के बाद पूरी सोसाइटी का वेलफेयर करो। राइट आंसर इज बी, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। ये हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी जी ने ही लगाया था। ठीक है। इनका बचपन का नाम है मूल शंकर। इनका बचपन का नाम है मूल शंकर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। राइट। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और कहां पे करी? बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में, बॉम्बे में करी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज को ये राइट्स देता है, अल्पसंख्यकों को ये राइट देता है कि अपनी पसंद के वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन अभी RPF के SI के 2024 के एग्जाम में आया है। यह क्वेश्चन अभी SI के 2024 के एग्जाम में आया है। ठीक है। देखो यहां पर आपको लगेगा कि या तो 29 करेक्ट है या फिर 30 करेक्ट है। 29 और 30 दोनों माइनॉरिटीज की बात तो करते हैं, लेकिन 29 माइनॉरिटीज को अपने कल्चरल राइट्स को बचाने की बात करता है, यानी कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करी हुई है, जो शैक्षणिक संस्थानों की बात करी गई है, मेरे भाई वो आर्टिकल 30 में करी गई है। वो आर्टिकल 30 में करी गई है। तो राइट आंसर इज सी। दोनों में डाउट रहेगा, लेकिन करेक्ट क्या भैया? करेक्ट हमारा 30 है। समझ गए। अब RPF SI 2024 में क्वेश्चन आया है। हम धीरे धीरे आने वाली क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, क्या बोल रही है? इन चारों में से महात्मा गांधी किसकी राइटिंग को फॉलो करते थे, या किसके लेखन के वो फैन थे? सर आई एम सेलेक्टेड इन हरियाणा पुलिस बट आई लव रेलवे जॉब्स, प्लीज गाइड मी। बेटा पहले तो वेरी गुड, अगर आप हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हो गए हो, और बच्चे अगर आप सेलेक्टेड हो चुके तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि कैसे आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, आपने कैसे टाइम टेबल बनाया अपना। तो जैसे आपने वहां सिलेक्शन पाया भैया, उसी स्ट्रेटजी को, टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अब आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। राइट आंसर इज लियो टोल्स्टॉय इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज लियो टोल्स्टॉय इज द करेक्ट आंसर। ये जो भाई साहब बैठे हैं चेयर पे, ये जो भाई साहब बैठे हैं चेयर पे, ये हमारे टोल्स्टॉय भाई साहब हैं। समझ गए।
गांधी जी टोल्स्टॉय को बहुत ज्यादा मानते थे और उनको अपना मेंटोर मानते थे। जैसे अहिंसा की बात करी जाए, गांधी जी के सादगी की बात करी जाए, गांधी जी के सत्याग्रह के मूवमेंट की बात करी जाए, तो जो सारे आइडिया हैं, जो सारे इन्फ्लुएंस महात्मा गांधी जी हुए हैं, वो मिस्टर टोल्स्टॉय से हुए हैं। क्योंकि टोल्स्टॉय की राइटिंग में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लिखा ना कि गांधी जी टोल्स्टॉय की निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा से, यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस की भावना से काफी ज्यादा इंफ्लुएंस थे और उसी पे इन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह का आइडिया अपनाया और आगे चल के देश को आजाद करवाया। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट ये रहा। ये कह रहा है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था, अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया था, लेकिन किसके कहने पे, किसके इन्फ्लुएंस में, यानी कि किसने उनको प्रेरित किया बुद्धिज्म को मनाने के लिए। 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध तो होता है, कलिंग की वॉर तो होती है, लेकिन यह पूछ रहा है कि किस बुद्धिस्ट मंक ने उन्हें प्रेरित किया। राइट आंसर इज बी, उपगुप्ता इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम बेटा? उपगुप्ता इज द करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, बी करेक्ट है यहां पर हमारा। अगला क्वेश्चन, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। देखो, सबसे पहले मुमलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आपकी तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद आपका नंबर आएगा सैयद डायनेस्टी का, और दिल्ली सल्तनत की आखिरी जो वंश है वो है लोधी डायनेस्टी। ठीक है ना? तो इनमें से क्या आंसर लगाओगे, ए बी सी या डी? राइट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का लास्ट यानी कि आखिरी शासक था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का और लोधी वंश का आखिरी राजा है, आखिरी शासक है। लेकिन लोधी की स्थापना किसने करी है? बहलोल लोधी ने करी है। तो राइट आंसर इज सी। देखो यहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि बहलोल खान लोधी ने स्थापना करी, बहलोल के बाद सिकंदर लोधी और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी। 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। 1526 में बाबर ने लोधी को हराया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी पानीपत के पहले युद्ध में। समझ गए? चलिए ग्रेट। अगला क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एसआई 2024 में आया था, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है भाई? और ये एसआई के 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। अभी रिसेंटली सैल्मोनेला इंफेक्शन पाया गया है। अभी रिसेंटली यूएसए के कुछ जगह पे सैल्मोनेला इंफेक्शन पाया गया। सैल्मोनेला इंफेक्शन के अपने कुछ फीचर्स हैं। यह कह रहा है इनमें से कौन सा उसका सिम्टम नहीं है। यह नहीं बोल रहा सिम्टम कौन सा है, यह कह रहा है कौन सा सिम्टम नहीं है। देखो सैल्मोनेला इंफेक्शन में क्या हो रहा है कि आपका पेट खराब हो रहा है। पेट खराब होगा तो हमें पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं। ऐसा होता है ना, पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं, मरोड़े, तो मरोड़े पड़ेंगे। पेट खराब होगा तो हमें डायरिया हो जाता है, हमें दस्त लग जाती है ना? समझ गए ना क्या कह रहा हूं? और डायरिया होगा, पेट के अंदर मरोड़े पड़ेंगे तो आपको बुखार भी होगा, आपको बुखार भी होगा। तो डायरिया, पेट के अंदर मरोड़े और बुखार होना, ये तीनों सिम्टम है, लेकिन उल्टी आना सिम्टम नहीं है। तो क्या है भैया? ये सिम्टम नहीं है। तो राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। उल्टी आना सिम्टम नहीं है। देखो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि भाई सैल्मोनेला और क्यूकम्बर, सैल्मोनेला इंफेक्शन और खीरे का संबंध पाया गया है कि खीरे से ये इंफेक्शन फैल रहा है। कहां फैल रहा है? यूएसए के अंदर फैल रहा है और कनाडा के अंदर फैल रहा है। ठीक है भैया? समझ गए ना? ये यूएसए है, कनाडा है। खीरे को लेकर बात करी गई है। सिम्टम्स कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको, सिम्टम्स मैंने बता दिए बेटा आपको। ठीक है ना?
अब ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है। ये क्वेश्चन किसका है हमारा? ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है ना भैया। अभी हम उससे पूछ रहा है, अभी रिसेंटली एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलप्ड इंडेक्स निकाला गया है 2024 में। यह कह रहा है कि इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। यह कह रहा है कि इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। इसमें इंडिया का रैंक है 39th, 39वां रैंक आया इंडिया का। समझ गए? अब देखो, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, आपको आना चाहिए लॉजिकली। अब सर देखो, इंडेक्स निकालता कौन है? ये ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। समझ गए भाई? नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए। फिर स्पेन है, जापान है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड। ये टोटल 10 कंट्रीज हैं। इंडिया का रैंक है 39वां। इंडिया का रैंक है 39वां। समझ गए? चलो गुड, अगला क्वेश्चन आइए। अब ये क्वेश्चन आरपीएफ के 2019 वाले एग्जाम में आया था, जो आरपीएफ का एसआई का 5 साल पहले एग्जाम हुआ था। यह क्वेश्चन उसमें आया था। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं? इनमें से किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज डलहौजी। राइट आंसर इज डलहौजी। डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। समझ गए भैया? देखो, आपको चीजें और आसान हो सके, हम एग्जाम को पास कर सके, आपको जो मुझसे जरूरत है मैं आपको वही प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सर जरा बता दीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है। बहुत लोगों को डाउट होगा, तो आपको आज समझ में आ जाएगा कि जैसे ये 2019 का है, तो 2024 के अंदर भी कोई लेवल इतना नहीं बदल गया। आरपीएफ का लेवल और एनटीपीसी का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आपको पहले बता देता हूं मैं, ठीक है? तो आपको मैं ये इसलिए करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को लेके, क्वेश्चन को लेके, कि हमारे माइंड में जो स्ट्रेस है कि लेवल क्या आएगा वो थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं आपको क्लियर करता हूं आज कि जो आपके एसएससी के सीएचएसएल का लेवल आता है, जो आपके एसएससी के सीजीएल का लेवल आता है, जो आपके आरपीएफ एसआई का लेवल आया है, वही लेवल आपके एनटीपीसी का भी आएगा। समझ गए? चलो ग्रेट, अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। अब ये मुझसे पूछ रहा है, अब ये क्वेश्चन अभी आया, देखो हम ये, और मैं आपको बताता हूं, मैंने जब क्वेश्चन देखे तो मेरे माइंड में ये भी क्लियर हुआ कि जो क्वेश्चंस, जो लेवल हम लोग कर रहे हैं आरपीएफ के अंदर, वही लेवल आया। अभी आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है। मैं कह रहा हूं कि आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा मेरा जिसको इसका आंसर ना आता हो। अगर आप में से कोई इसका आंसर गलत दे रहा है तो वो मेरी हार है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। देखो आपके सामने है, सब लोग 148 148 148 148 लगा रहे हैं। क्यों? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, किसी काम का नहीं है, कि हमारे आरपीएफ एसआई के 2024 में आया है ना? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 148 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 148 इज द करेक्ट आंसर। और हम ये क्वेश्चन कई बार पहले भी कर चुके हैं। समझ गए ना? चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। यूरोपियन पावर वो कौन सी है जिससे शिवाजी ने कैनन्स और एम्यूनेशंस, यानी कि तोप और गोला बारूद लिया था? इन चारों में से मराठाओं की किससे यारी दोस्ती थी? किससे दोस्ती थी, है ना भैया? बताइए जरा क्या आंसर होगा। राइट आंसर इज पुर्तगाली। राइट आंसर इज पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली भारत में आए थे। 1961 में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए थे। अगर भारत में पहली बार कोई यूरोपियन आया था वो पुर्तगाली, और जो सबसे एंड में गया था वो भी पुर्तगाली। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी कि पुर्तगाली पहली बार 1498 में आए, भारत आए और 1961 में चले गए। पुर्तगाली या पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया और वेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना? चलिए गुड, आइए अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन। आपने टर्म सुना होगा कई बार,
कि कास्ट, जाति, यह टर्म इन चारों में से किसी एक के द्वारा भारत में लाया गया था। इन चारों में से किसी एक के द्वारा भारत में लाया गया था। जरा बताइए मुझे एक बार कि इन चारों में से किसने ये कास्ट वर्ड भारत में लाए, जाति वर्ड भारत में लाए? राइट आंसर इज पुर्तगाली। करेक्ट आंसर इज ए। देखो अब क्या कह रहा है मेरे को, ये कह रहा है कि जो एक कास्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है जाति, ये वर्ड पुर्तगालियों के द्वारा यूज किया गया था, या ये वर्ड स्पेन में, स्पेनिश वर्ड में यूज किया गया था। ठीक है, स्पेन में एक वर्ड होता है कास्टा, इस कास्टा वर्ड का मतलब होता है जाति, इसी वर्ड से बना है कास्ट। राइट आंसर इज ए। हम कहते हैं कि ग्रेटर इंडिया, हम कहते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब भैया ग्रेट है, हमारा अपना देश है, अपने को तो बंदा अच्छा ही बोलता है ना, लेकिन इंडिया को ग्रेटर बोला क्यों जाता है? इंडिया को महान भारत क्यों बोला जाता है? क्या इंडिया के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी है? अबे इंडिया में राजनीतिक एकता हो ही नहीं सकती। इंडिया में तो राजनीति के चक्कर में सारे कर्मकांड हो रहे हैं, है ना? तो भैया जी ये भी गलत हो गया। क्या इंडिया में सामाजिक एकता है? कैसे हो सकती है? कोई अमीर से अमीर होता जा रहा है, कोई गरीब से गरीब होता जा रहा है। जब जहां पर हम SC ST OBC ये अलग बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियों के लिए मेट्रो का डब्बा अलग कर दिया, बस अलग कर दी, तो सोशल इक्वालिटी है ही नहीं। और चाहते हैं हो लेकिन नहीं है ना, अभी तो गलत हो गया। रिलीजियस यूनिटी भैया बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, यह भी गलत हो गया। हमारे भारत में कल्चरल यूनिटी है। क्या मतलब इसका? हमारे भारत में कई प्रकार के कल्चर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैनी है, छोटे छोटे और भी कई 100 होंगे। 200 के आसपास भाषाएं हैं, 22 के आसपास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। राइट, फिर भी भारत एक देश है, फिर भी भारत एक देश है। तो करेक्ट आंसर इज कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता। राइट आंसर इज बी। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। 12वां पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कहां कराया जाएगा? आज की क्लास के लास्ट के 10 क्वेश्चन टेनिस को लेकर हैं। आज की क्लास के लास्ट के 10 क्वेश्चन टेनिस को लेकर हैं, टेनिस को, समझ गए? 2025 में जो 12वां पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप होने वाला है वो कहां पे हो रहा है बेटा? हमारे प्यारे भारत में हो रहा है। राइट आंसर इज सी। ध्यान रखेंगे। अब देखो 10वें नंबर का 2023 में कहां पे हुआ था? 10वें नंबर का 2023 के अंदर का फ्रांस में हुआ था। 11वें नंबर का 2024 में इस साल में कहां पे हुआ है? जापान में हुआ है। 12वें नंबर का 2025 में इंडिया में होगा। तो पहले फ्रांस में हुआ 2023 में, फिर जापान में 2024 में, और 25 में इंडिया में होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है ये बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब ये दोबारा से क्वेश्चन RPF SI 2024 में आया है। आपको यकीन नहीं हो तो जाकर देख लीजिएगा। कह रहा है कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हम जो ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 61 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 61 जो इंपीचमेंट की, महाभियोग की बात करता है, इन चारों में से हमने कहां से बोरो किया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर इज, हाँ जी, राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। हम कोई भी पार्लियामेंट को लेकर बात करें, हम कोई भी कानून को बनाने की लेकर बात करें, आप देखोगे कि 90% काम ब्रिटेन से लिए गए हैं। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट को भी लिया है, यूएस से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से लिया बेटा? यूएसए से लिया। हमने जो इसके बाद जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू जो कि हमारे आर्टिकल 13 की बात करता है, यह भी हमने यूएसए से लिया। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ये सारा एग्जाम में आएगा। एक बच्चा हमें कुछ कहना चाह रहा है बहुत देर से, मैं पढ़ना चाहूंगा भाई का क्या कमेंट है। भाई कह रहा है हमें कि सर आप एक तीर से 4 निशाने लगाते हो, एक क्वेश्चन में 4 कवर होता है, अच्छा पढ़ाते हो। अरे क्या बात है बालक दास जी, थैंक यू सो मच। और आपको बता दूं मैं,
मेरी क्लास का टारगेट भी यही है कि क्वेश्चन ए को लेकिन हम मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सकें। तो राइट आंसर इज सी। तो अब तो मेरे ख्याल से आप लोग देख पा रहे होगे ना कि जो आरपीएफ का लेवल आ रहा है वो हमारी क्लास के लेवल से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। यही सब तो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो एग्जाम में आ रहा है यही सब पढ़ रहे हैं हम, और आपका यही सब एग्जाम में आएगा। मैं आपको डंके की चोट पर बताता हूं कि आपके एनटीपीसी में अगर 40 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास से छपे हुए आएंगे। ये तो मैं कम बोल रहा हूं, सेफर साइड लेके बोल रहा हूं। हो सकता है कि सारे के सारे छपे छपाए आ जाए, ठीक है ना। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज, इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, प्लानिंग कमीशन, भैया देखो प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है, प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं था। तो राइट आंसर इज दिस। इसीलिए जो नीति आयोग है, नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन की तरह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, संस्था है, क्योंकि नीति आयोग का अपना कोई आर्टिकल नहीं है, नीति आयोग का अपना कोई आर्टिकल नहीं है। गुड, अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। हमारा 16वां क्वेश्चन आ गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी टर्म्स पर बैठे हुए हैं, अगर कोई पूछे कि सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री कौन रहा है, पंडित जी रहे हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी, नंबर थर्ड पे नरेंद्र मोदी जी। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं कराया जाता, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करता कौन है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? अगर आप में से कोई बच्चा ऑल इंडिया सर्विसेज में जॉब करना चाहता है तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना पड़ता है, आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना पड़ता है। सिविल सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ये ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो राइट आंसर इज सी। आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करी गई है, और अगर कोई नई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने की बात करी जाए तो उसका अधिकार राज्यसभा के पास है, उसका अधिकार राज्यसभा के पास है। अगर कोई पूछ ले ऐसी कोई चीज बताओ भारत के संविधान में जहां पर राज्यसभा के पास ज्यादा शक्ति है लोकसभा से, तो वो ये है, अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करना है तो राज्यसभा के द्वारा उसको स्टार्ट किया जाएगा और मेन रोल प्ले किया जाएगा। समझ गए? चलिए, ग्रेट। तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ है भाई, ओरांस करके एक सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, एक सेक्रेड ग्रूव होती है जिसको पवित्र उपवन कहा जाता है, सेक्रेड ग्रूव्स या पवित्र उपवन कहा जाता है ना भैया। ये पूछ रहा है मुझसे कि इन चारों में से ये ओरण नाम के सेक्रेड ग्रूव्स कहां पाए जाते हैं? बोलो भैया, क्या लगता है आपको? राइट आंसर इज लगा दूं, ये लगाऊं? देखो, राइट आंसर इज ए, राजस्थान। पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि आपके जो ये पवित्र उपवन है जिनका नाम है ओरणों या ओरण, उनको संरक्षण दो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए ये न्यूज में है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज हमारे सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राजस्थान को। तो राइट आंसर इज, चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, और ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके, मैं लिखना भूल गया हूं, ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ एसआई 2024 का, ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ एसआई 2024 का।
जितनी भी एसआई की शिफ्ट हुई हैं उन सबके क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप मेरे को बताइए कि अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाऊं, देखो ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम जाना है। जरा इन बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन बताओ क्या होगी। इन बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन क्या होगी बेटा, जरा मुझे ये बता दो फटाफट से एक बार। देखो अगर मुझे ईस्ट से वेस्ट जाना है तो सबसे पहले आएगा सुंदरबन, सुंदरबन के बाद आएगा मेरा सिमलीपाल उड़ीसा में, फिर मेरा उसके बाद आएगा, अब देखो यहां पर इन दोनों का मुद्दा फंस जाएगा कि पहले अमरकंटक लगाऊं कि पहले पंचमढ़ी लगाऊं। मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां पर 1-4 लिखा हुआ करेक्ट है, राइट आंसर इज ए। यहां पर आ गया सुंदरबन, यहां पर आ गया सिमलीपाल, तो 1 और 4 हो गया ना, क्योंकि मुझे ईस्ट से वेस्ट आना है, तो 1 4 3 2। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। डेस्पोटिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? डेस्पोटिज्म से आपका क्या मतलब है? एक पार्टी का राज्य, 2 पार्टी का राज्य, बहु पार्टी का राज्य, या 2 और बहु पार्टी का राज्य? हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक ही परिवार बैठा हुआ है और वही सारे काम करता जाएगा, है ना। हिमांशी जी, हिमानी जी, बच्चे आपके आर्टिकल अच्छे हुए हैं, वेरी वेरी गुड। हमारा फोकस ये है कि आपका एग्जाम पास हो। हमारा फोकस एक ही रहेगा इस क्लास का, ध्यान रखिएगा कि एनटीपीसी में सिलेक्शन, समझ गए। हमारा इस क्लास को लेकर फोकस सिर्फ एक ही है कि एनटीपीसी में सिलेक्शन, वो सिर्फ आर्टिकल से, अमेंडमेंट से नहीं होगा, वो सारे सब्जेक्ट को बराबर की इज्जत, बराबर का प्यार देके होगा। क्या आंसर लगाओगे इसका? सर डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक पार्टी का शासन हो, जहां पर सिर्फ एक पार्टी का शासन हो। समझ गए? सर इसका मतलब क्या होगा? कहना क्या चाह रहे हो कि भाई जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजा थे, उन्हीं के बच्चे बने जा रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी का उल्टा हो गया। ये डेमोक्रेसी का उल्टा हो गया, ए करेक्ट हो गया। लैंड कवर अबाउट डैश ऑफ द अर्थ, ये कह रहा है कि अगर हमारी ये पूरी अर्थ है तो इस अर्थ पे लैंड का कितना एरिया है? इस अर्थ पे, अबे चाइना में कैसे हो जाएगा? चाइना में भी कहीं ना कहीं है, लेकिन चाइना में सोशलिज्म है एक तरीके का, तो उतना स्ट्रांगली नहीं बोल। जैसे आपका नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में डेस्पोटिज्म है, नॉर्थ कोरिया में है कि वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। क्या आंसर दोगे इसका? देखो सर दुनिया में 71% पानी है, तो 29% लैंड हो जाएगा, करेक्ट। अब यहां पर अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, तो बी करेक्ट हो गया। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, अब ये मुझसे पूछ रहा है बहुत सिंपल तरीके से, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। अभी इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि यहां से लोगों ने घूमने जाना है, जैसे सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, उसके टाइम को कम करने के लिए, ट्रेड के टाइम को कम करने के लिए एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ईएमसी बनाया गया। यह कह रहा है कि ईएमसी कौन सी 2 इंडिया और रशिया के सिटीज को कनेक्ट कर रहा है? राइट आंसर इज चेन्नई को कनेक्ट कर रहा है, और चेन्नई के साथ व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट कर रहा है। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। देखो भैया, अभी यहां से पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ता है, पूरा यूरोप कवर करके। अब ये यहां से सिर्फ यहां जाने का ट्राई कर रहे हैं। देखो ये इतना बड़ा एरिया, यहां पे सिर्फ इतना एरिया, कहा जा रहा है कि नाना करते करते 16 दिनों का फर्क पड़ जाएगा पूरे ट्रेवल में। समझ गए? गुड। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसकी अपर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? हमारी जो धरती है, हमारी जो
आपकी अपर मोस्ट लेयर है, इसे क्या कहा जाता है? देखो, अगर मैं धरती को बनाऊं इस तरीके से, सबसे ऊपर आएगा क्रस्ट, सबसे ऊपर आएगा क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे आएगा पूरा का पूरा यहां पर मेंटल, यहां पर आएगा मेंटल, मेंटल के नीचे आएगा पूरा का पूरा कोर। समझ गए भैया क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं? अब मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है, मेंटल के भी 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, और पार्ट 3। पार्ट 3 को बोलते हैं लोअर मेंटल, पार्ट 3 को बोलते हैं लोअर मेंटल, इसे बोलते हैं अपर मेंटल, इसे बोलते हैं अपर मेंटल, करेक्ट। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ये मेंटल के पार्ट है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे? राइट आंसर लगाओगे क्रस्ट, भूपरपटी, क्रस्ट हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार कि लिथोस्फेयर से आप लोग क्या समझते हो? लिथोस्फेयर का मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखना, पूरी की पूरी क्रस्ट को मिला दो और क्रस्ट के साथ जो मेंटल का अपर मेंटल है, जो मेंटल का अपर मेंटल है उसको मिला दो। अगर मैं क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दूं, अगर मैं क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दूं तो दोनों को मिला के क्या बनता है बेटा? लिथोस्फेयर बनता है। क्या बनेगा? लिथोस्फेयर बनेगा। फिर एग्जाम में आता है कि मैग्मा का सोर्स क्या है, मैग्मा का या लावा का सोर्स क्या है? जो अपर मेंटल के नीचे की लेयर है एस्थेनोस्फेयर, जो अपर मेंटल के नीचे की लेयर है एस्थेनोस्फेयर, उसको लावा का सोर्स कहा जाता है, उसको लावा का सोर्स कहा जाता है, जिसे कहते हैं दुर्लभता मंडल। इसको हिंदी में कहते हैं दुर्लभता मंडल, ये इसको हिंदी के अंदर कहा जाता है। समझ गए? एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा भैया यूरेनियम जो कि लद्दाख के अंदर पाया जाता है वो किस प्रकार के रिसोर्स का एग्जाम्पल है? पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी? पहले पढ़ तो ले, या पहले ही पीडीएफ ले ले, बाद में पढ़ लियो। पहले क्लास पूरी करा दूं फिर बताऊंगा कहां मिलेगी पीडीएफ है। रोज डल रही है पीडीएफ, रोज बता रहा हूं, उसके बाद भी वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बेटा, वही क्वेश्चन। कैसे कर रहे हो आप ये बात, है ना? इसका आंसर बताओ। यूरेनियम एक प्रकार का पोटेंशियल रिसोर्स है, एक प्रकार का संभावित संसाधन है। अभी रिसेंटली लद्दाख में यूरेनियम पाया गया। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। यूरेनियम पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? वो रिसोर्स जो मिल तो गया है लेकिन उसको अभी तक यूज नहीं किया गया, लेकिन उसको आगे जाकर यूज किया जाएगा, इस बात की संभावना है, इस बात का पोटेंशियल है। तो राइट आंसर इज सी। सर क्या पीडीएफ मिलेगी? यस मिलेगी। क्लास के एंड के अंदर बताऊंगा कि किस किस को मिलेगी और कहां मिलेगी। अगला क्वेश्चन आइए। भारत का अगर मैं सेंसस की बात करूं, अगर मैं 2011 के सेंसस की बात करूं तो यहां पर 4 पेयर दिए गए हैं। यह कह रहा है कि उन 2 पेयर को मिलाओ जो मिलकर 30 करोड़ की जनसंख्या बनाते हैं, जो मिलकर 30 करोड़ की जनसंख्या बनाते हैं। बोलो भैया क्या आंसर होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसका सर एक ही आंसर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनगणना में लिखा हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, जो कि लगभग भारत की टोटल जनसंख्या की 25% है। वीट क्या है? गेहूं क्या है? सर गेहूं क्या है? गेहूं को पिसवाओ, आटा निकलवाओ, रोटी बनाकर खाओ। लेकिन इन चारों में से आप गेहूं को क्या बोलेंगे? क्रीपर बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे, श्रब बोलेंगे या ट्री बोलेंगे? क्या है सर? खाने वाली चीज है, खाने वाली। तो खाने वाली का मतलब क्या होता है? राइट आंसर इज हर्ब।
शाकीय पौधा है, शाकीय। या तो वीट को बोलूंगा हर्ब या बोलूंगा ग्रेन, या तो वीट को बोलूंगा हर्ब या बोलूंगा ग्रेन। एक भाई कह रहा है श्रब, झाड़ी तो बेटा पेड़ के आसपास उगती है, झाड़ी का तो कोई यूज ही नहीं होता, लेकिन गेहूं का तो बहुत यूज होता है। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, सैंडस्टोन किस प्रकार की चट्टान है? अब चट्टान कितने प्रकार की होती है? एक होती है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सी, मतलब इन सैंडस्टोन इनमें से कौन सी रॉक्स का टाइप है? राइट आंसर इज सेडिमेंट्री, राइट आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अलग अलग सेडिमेंट्स से मिलके सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं यहां पर आपको टिक लगा रहा हूं कि कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे ये पूछेंगे कि चोक कौन सा एग्जांपल है, तो चोक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, कोयला एग्जांपल है, कॉन्ग्लोमरेट एग्जांपल है, लाइमस्टोन एग्जांपल है, समझ गए? इसके बाद डोलोमाइट एग्जांपल है, शेल एग्जांपल है, सैंडस्टोन एग्जांपल है, रॉक सोल्ट, जिप्सम, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जहां जहां पर मैंने ये टिक किया है बेटा, वो आपके चांसेस आएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्लास के अंदर पूछ रहा है कि आर्टिकल कहां से कवर करूं। यूट्यूब पर सर्च करियो, यूट्यूब पर कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बाय साहिल मदान। आपको एक क्लास मिलेगी बढ़िया सी, एक क्लास 15 मिनट की भी है, एक क्लास 40 मिनट की भी है। फटाफट करने हो फटाफट तो 15 मिनट में, और अगर ढंग से पढ़ने हो तो 40 मिनट वाले, समझ गए? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट इन चारों में से कौन सा बोना ग्रह है? इन चारों में से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? इन चारों में से कौन सा बोना ग्रह है? राइट आंसर इज प्लूटो। प्लूटो पहले एक नॉर्मल प्लैनेट था, अब प्लूटो क्या है बेटा? एक बोना ग्रह है। तो राइट आंसर इज सी। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है मुझे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, यूनिट नहीं यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बोना ग्रह है। अगला क्वेश्चन आइए, मसाई एक ट्राइब है, MASAI, मसाई एक ट्राइब है, इन चारों में से कहां पाई जाती है? मसाई ट्राइब इन चारों में से कहां पाई जाती है? जरा बताइए मुझे फटाफट एक बार। केन्या में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। सर मसाई पाई जाती है अफ्रीका में, और यहां पर अफ्रीका वाला कौन सा है? केन्या है। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। देखो मसाई एक सेमी नोमैडिक, यानी कि ये खतरनाक लोग नहीं है, ये ठीक से रहते हैं। सेमी नोमैडिक जनजाति है जो कि केन्या में और तंजानिया के अंदर पाई जाती है, जिनकी अपना कल्चर है, अपनी पोशाक है, अपनी चीजें हैं, और इनकी सुंदर सुंदर स्माइल है ना, है कि नहीं? अगर जिन बच्चों को इनकी स्माइल बढ़िया लग रही है, है ना, एक बार सारे बच्चे सेशन को, क्लास को लाइक कर दो, और सारे के सारे बच्चे लाइव रिकॉर्डिंग जो मर्जी देख रहे हो, सारे के बच्चे क्लास के चलते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो इनकी स्माइल पे, समझ गए ना? चलो ग्रेट। अगला क्वेश्चन, कालेसर नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? कालेसर नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? सिंपल है सर, हरियाणा में। राइट आंसर इज ए, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेजिडेक्स इंडेक्स इन चारों में से किससे जुड़ा हुआ है? यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ गया, कि रेजिडेक्स इंडेक्स इन चारों में से किससे जुड़ा हुआ है? शेयर प्राइस से, म्यूचुअल फंड से, प्राइस इन्फ्लेशन से, या हाउसिंग से? भारत में जो घरों के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, उसको चेक करने के लिए क्या किया गया था? हाउसिंग प्राइसेस को चेक करने के लिए
रेजिडेक्स इंडेक्स बनाया गया? तो राइट आंसर इज डी, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। किसके द्वारा? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा एक रेजिडेक्स इंडेक्स चलाया जाता है, जिसका बेस ईयर है 2007, कि 2007 में जो भारत में प्रॉपर्टी का प्राइस था उसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट के प्राइस से। क्या करते हैं बच्चे? उसे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट के प्राइस से। समझ गए? ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया इकोनॉमिक्स से एक और, 5 ईयर प्लान्स को लेकर जो पहले प्लान बनाए जाते थे, चलो छोड़ दो, इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। जो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है, जो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है, या जो भारत में आर्थिक नियोजन किया जाता है। अब भैया आर्थिक नियोजन किया जाएगा तो आर्थिक नियोजन के लिए कुछ पैसा भी खर्च होगा, है ना, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी सरकार को। तो सरकार ने जो पैसा लगाना है वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आएगा कहां से? आप कहोगे सर यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, सर यहां से भी आ सकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पैसा यहां से भी आएगा, पैसा यहां से भी आएगा और पैसा यहां से भी आएगा। तो राइट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। हां जी, एक और क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। इन चारों में से एक जगह पे एक एंड्रो नाम का गांव पाया जाता है। एंड्रो नाम का, अरे भैया एक सेकंड, हमारे एक भाई का बर्थडे आज, रुको, जैनीश जैन भाई का, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे जैनीश जैन। ठीक है भैया, आपके दोनों तरफ मैंने दिल बना दिए हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे हमारे जैन साहब को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। तो जैनीश भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही बढ़िया लाइफ चलाते रहो और हमेशा लाइफ में खुश रहो। वेरी गुड। चलिए सारे बच्चे हमारे जैनीश भाई को बर्थडे विश करेंगे। समझ गए? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? सर इसका आंसर ए, बी, सी या डी में से एक है। राइट आंसर इज मणिपुर। मणिपुर का यह गांव है जिसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024 में दिया गया। समझ गए? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आइए, मणिपुर एंड्रो विलेज अवॉर्डेड एज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज। समझ गए? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए बेटा। अब यह पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विकास खर्च में नहीं गिना जाता? हमारी जो सरकारें हैं वो जो भी डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर रही हैं, इनमें से कौन सा खर्चा डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा खर्चा डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं किया जाता? जरा जल्दी से मुझे आंसर देके बताइए। 1736 बच्चे क्लास में लाइव हैं और लाइक सिर्फ 943 हैं। तो सारे बच्चे जल्दी से एक बार इस नंबर को बराबर कर दो, और जो जो बच्चा क्लास देख रहा है और अगर क्लास देख के मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो। और एनटीपीसी पास करने के लिए मेरे साथ जुड़ के, हमारी टीम के साथ जुड़ के, अगर आपने एनटीपीसी को पास करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो अभी मेरे सामने। क्या आंसर दोगे इसका? सर जो डिफेंस पर खर्चा होगा, सर डिफेंस पर खर्चा देश को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, उससे डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। इन चारों में से इकोनॉमिक्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन चारों में से इकोनॉमिक्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कि अनलिमिटेड डिजायर्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। देखो, हम इंसान हैं, मैं, आप, हम सब इंसान हैं, ठीक है? हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं असीमित, हमारी विशेष हैं अनलिमिटेड, लेकिन उन विशेष को पूरा करने का
जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है बेटा, वो क्या है? वो तो सीमित है, वो कम है। तो राइट आंसर इज ए कि सर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, समझ गए? चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 36। ये क्वेश्चन आपका साइंस का है। साइंस को लेकर आपके मन में रहता है डाउट कि गुरुजी साइंस खा जाएगा। ऐसे कैसे खा जाएगा? जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है ना, कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें तंग नहीं कर सकता। क्या आंसर दोगे इसका कि कॉनकेव लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है? रियल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड। राइट आंसर इज, हां जी बहुत बढ़िया, बी करेक्ट है। कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यहां लिखा हुआ है, कॉनकेव के बारे में यहां लिखा हुआ है कि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में लेंस में डिफरेंस है। गुड। अगला क्वेश्चन, हां जी, आप लोगों ने, मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने कोबाल्ट के बारे में जरूर सुना होगा। आप लोगों ने कोबाल्ट के बारे में जरूर सुना होगा। हमारी बॉडी में कोबाल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन किसके साथ रोल प्ले करता है? विटामिन B12 के साथ, विटामिन डी के साथ, B2 या A के साथ? राइट आंसर इज B12। विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, क्योंकि B12 के अंदर ही कोबाल्ट पाया जाता है। तो राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। देखो यहां पढ़ेंगे जरा एक बार, विटामिन B12 के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। और कोबाल्ट का काम क्या है भैया? विटामिन को अगर फंक्शन करवाना है, अगर विटामिन अपने कार्य ठीक से करें, तो वो चीज B12 और कोबाल्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। अगला क्वेश्चन, टीयर गैस में, जैसे आपने देखा हो कहीं पे दंगे हो रहे हैं, तो भीड़ को शांत करने के लिए, भीड़ को डराने के लिए टीयर गैस के गोले फेंके जाते हैं कि जिससे गोले गिरे, उससे गैस निकले और लोगों की आंखों में से आंसू आए और लोग भागें। राइट। अब ये पूछ रहा है कि आंसू गैस के अंदर इनमें से क्या पाया जाता है? राइट आंसर इज क्लोरोपिक्रीन पाया जाता है, क्लोरोपिक्रीन। तो राइट आंसर इज डी। क्लोरोपिक्रीन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CC13NO2। CC13NO2 इसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन। थ्री जॉर्ज डैम, चाइना का ये डैम है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? अभी सितंबर में एक न्यूज आई थी कि ये डैम इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि अगर इस डैम से पानी को छोड़ दिया जाए, इतनी स्पीड से पानी आएगा कि अर्थ की रोटेशन को स्लो कर देगा, अर्थ की रोटेशन को स्लो कर देगा। ये कौन सी नदी पे है? राइट आंसर इज, सर ये यांगत्से नदी पे है। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, कैन चाइनाज जाइजेंटिक थ्री जॉर्ज डैम रियली स्लो डाउन अर्थ रोटेशन? चाइना का जो थ्री जॉर्ज डैम है, वो उनका सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो कि यांगत्से रिवर पे है। यांगत्से रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्से रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन आइए। अब ये क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का आ गया। अभी 2024 में एक शास्त्रा रामानुजन प्राइज इन चारों में से किसको दिया गया है? मैथमेटिक्स की फील्ड में यह प्राइज दिया जाता है, रामानुजन के नाम पर यह प्राइज दिया जाता है। तो शास्त्रा रामानुजन प्राइज इन चारों में से किसको मिला है? अलेक्जेंडर डुन को मिला है, अलेक्जेंडर डुन को। तो राइट आंसर इज डी। 40th का बेटा क्या करेक्ट है? 40th का डी करेक्ट है। ये हमारे अलेक्जेंडर डुन साहब है, जिनको 2024 का रामानुजन प्राइज मिला है। रामानुजन प्राइज मैथमेटिक्स में एक्सीलेंस पाकर मिलता है, समझ गए? चलिए अगले जो 10 क्वेश्चन है, अगले 10 क्वेश्चन टेनिस को लेके हैं और कराऊंगा फटाफट।
अगले 10 क्वेश्चन टेनिस को लेकर हैं और कराऊंगा फटाफट, समझ गए। पहला पहला क्या पूछ रहा है ये कि अगर मैं टेनिस को लेकर बात करूं तो टेनिस की इन चारों में से सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी या सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? राइट आंसर इज इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन सबसे बड़ी संस्था है। टेनिस कोर्ट की टोटल लेंथ, लंबाई कितनी होती है? कि अगर तो मेरा ये टेनिस कोर्ट है, अगर तो मेरा ये टेनिस कोर्ट है, तो इस टेनिस कोर्ट की टोटल लेंथ कितनी है? 71 फीट, 78 फीट, 50 फीट, 80 फीट? क्या बोलना चाहोगे? राइट आंसर इज बी, 78 फीट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 78 फीट इज द करेक्ट। देखो भैया, ये हमारे सामने क्या हो चुका है? ये हमारे सामने आ चुका है एक पूरा लॉन टेनिस का एक कोर्ट जिसकी 78 फीट क्या है? लेंथ है। और 27, ये देखो क्या लिखा यहां पे कि 27 फीट सिंगल विड्थ है, सिंगल कोर्ट की विड्थ है। अगर डबल कोर्ट की बात करूं तो 36 फीट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 36 हो गया और यहां से लेकर यहां तक 27 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ नेट? जो सेंटर में नेट लगा होता है, नेट कि अगर कोई बॉल मारेगा तो नेट के ऊपर से जाएगी। अगर कोई बॉल मारेगा तो कहां जाएगी? नेट के ऊपर से जाएगी। यह पूछ रहा है कि नेट की हाइट कितनी होती है? अराउंड 36 इंचेस के आसपास होती है ना? तो कितना फीट हो गया? 3 फीट हो गया। राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच में, मतलब फ्रेंच में नहीं, फ्रांस में कराया जाता है हर साल, यह फ्रेंच ओपन पहली बार कब कराया गया था? क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि फ्रेंच ओपन पहली बार इन चारों में से कब कराया गया था? राइट आंसर इज 1891 में कराया गया था। करेक्ट आंसर इज 1891। और जो पहली बार ये फ्रेंच ओपन हुआ, एच ब्रिक्स के द्वारा इसको जीता गया था। एच ब्रिक्स के द्वारा पहले इसके विनर थे। एवरी ईयर, हर साल फ्रांस में फ्रेंच ओपन कराया जाता है। इन चारों में से कहां पर कराया जाता है? एक ही जगह पर होता है फ्रांस में हर साल फ्रेंच ओपन, एक ही जगह कराते हैं और एक ही जगह उसका प्लेस, लोकेशन डिसाइडेड है। यह पूछ रहा है कि कहां कराते हैं? राइट आंसर इज पेरिस में। करेक्ट आंसर इज ए, पेरिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन करंट अफेयर का आ गया आपका। यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है। अभी रिसेंटली न्यूज में यह टर्म देखने को मिली थी हमें कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई यानी कि सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक। यह इन चारों में से क्या है? एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, सुपरनोवा के बचे हुए अवशेष हैं, प्लैनेटरी नेबुला, ग्लोबुलर क्लस्टर। इन चारों में से क्या है? यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यह साइंस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इट इज अ ड्वार्फ गैलेक्सी। यह एक बोनी आकाशगंगा है। यह एक बोनी आकाशगंगा है। समझ गए? ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। 4 ग्रैंड स्लैम्स है टेनिस के, लॉन टेनिस के, नॉट लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स है। इन 4 आपके सामने ए बी सी डी दिया हुआ है। जरा बताना मुझे एक बार क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो कि आपके अकॉर्डिंग इन चारों में से क्या आंसर होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम्स टेनिस के कौन कौन से हैं। देखो, स्वीडिश वाला कोई नहीं होता, बेंगलोर ओपन कोई नहीं होता, मतलब ये ग्रैंड स्लैम में नहीं आता। स्पेनिश वाला कहीं नहीं होता। राइट आंसर इज, एक होता है ऑस्ट्रेलिया में एओ, एक होता है फ्रेंच ओपन एफओ, एक होता है विंबलडन, एक होता है यूएस ओपन। तो राइट आंसर इज सी। देखो भैया, पहला है विंबलडन, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीसरा यूएस ओपन, फिर आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसको रोलांड गैरोस भी कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अब यह क्वेश्चन आपका आ चुका है दोबारा से करंट अफेयर का। जीवित पुत्री का एक फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में था।
जीवित पुत्रिका फेस्टिवल बच्चों की वेलफेयर के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए कराया जाता है। लेकिन यहां पर काम ऐसा हुआ कि कभी लोग भूल नहीं पाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहां पर डूबकर मर गए, बहुत सारे बच्चे यहां पर डूबकर मर गए। तो मेरे अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जीवित पुत्रिका फेस्टिवल कहां मनाते बेटा? बिहार के अंदर मनाते हैं। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। जीवित पुत्रिका त्योहार भारत के बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल के अंदर भी मनाया जाता है। समझ गए? इस साल क्या हुआ? इस साल जीवित पुत्रिका फेस्टिवल में, जिसको जितिया व्रत भी कहते हैं, इसको जितिया व्रत भी कहते हैं, यहां पर 43 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 37 तो बच्चे थे। ये तो एक नंबर बताया गया, मेरे अकॉर्डिंग नंबर इससे बहुत ज्यादा होगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है। कैल्डवेल 45 नासा से ये रिलेटेड है। कैल्डवेल 45 इन चारों में से क्या है? कैल्डवेल 45 इन चारों में से क्या है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इज, देखो, कैल्डवेल 45 एक प्रकार की स्पाइरल गैलेक्सी है, एक प्रकार की स्पाइरल गैलेक्सी है। तो क्या आंसर लगाओगे इसका? इसका आंसर होगा ए। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। 2024 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है, जो कि डेफिनेटली पेरिस के अंदर हुआ है, फ्रांस में हुआ है, 2024 में मेंस सिंगल का टाइटल इन चारों में से किसने जीता है? मेंस सिंगल का टाइटल इन चारों में से किसने जीता है? राइट आंसर इज कार्लोस अल्काराज इज द करेक्ट आंसर। कार्लोस अल्काराज इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर यह बताना है कि क्लास कैसी लगी है तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सारे के सारे बच्चे। और उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि हमारी टीम बढ़िया कर रही है, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो भैया जी आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लास होती है। आप प्लीज क्लास में आइए और अपना 100% दीजिए। समझ गए? और भैया इसी के साथ साथ अभी जो क्रिसमस को लेकर हमारा ऑफर आता है, क्रिसमस को लेकर ऑफर आ चुका है। सभी महापैक्स पे, सभी लाइव क्लासेस पे आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। महापैक पर ट्रिपल वैलिडिटी है और बैच पर डबल वैलिडिटी है। मैं आपको दोनों बताया था कि दोनों कहां से मिलेंगे आपको। अगर आप में से कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो आज आपको बोलूंगा कि आप रेलवे का महापैक पे जाओ, क्योंकि रेलवे का महापैक जो कि 2000 का होता है आज वो आपको सिर्फ 1300 रुपए का मिल जाएगा। करना क्या है? ऑल कोर्सेज रेलवे का महापैक। समझ गए? ये आपके रेलवे का महापैक है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें आपको 6 महीने की फीस में 18 महीने का महापैक मिल रहा है और 9 महीने की फीस में 27 महीने का महापैक मिल रहा है। तो आपने 18 महीने वाले पे क्लिक करना है। अब आप रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आने वाले 18 महीने तक हम जो भी बैच लेकर आएंगे या मेरा भी कोई जीएस का इंडिविजुअल का बैच आएगा वो आपको रेलवे के महापैक के अंदर मिल जाएगा। यहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और वीडियोस सब कुछ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मिलता है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड मिलता है। तो जो बच्चा रेलवे का महापैक लेना चाहता है, जो कि कहता है कि मुझे 1900 का 2000 का नहीं लेना, तो आपने क्या करना है? आपने बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बच्चे और यहां पर आप लोग लगाएंगे डिस्काउंट कोड, वो लगेगा Y724, अप्लाई करेंगे इसको। आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए की फीस में क्या करना है आपको? आपने पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर आपने रेलवे की कैटेगरी में जाना है, फिर आपको जाना है स्टोर में, वहां जाएंगे रेलवे के महापैक पे, डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y724, फिर लगाएंगे उसमें जो मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा कॉइंस। अगर आपने ये लगाया तो आपको सिर्फ 1280 रुपए या मैक्सिमम 1300 रुपए के आसपास का रेलवे का महापैक मिल जाएगा। कितने महीने के लिए मिलेगा?
सर 18 महीने के लिए मिलेगा। तो 18 महीने तक रेलवे को लेकर हम कोई नया बैच लेके आए, कोई टेस्ट सीरीज लेके आए, ई बुक लेके आए, वीओडी बैच लेके आए, मैं कोई बैच लेके आऊं जीएस का, अभिनंदन सर बैच लेके आए मैथ का, रीजनिंग का बैच लेके आए साहिल तिवारी सर, सारे का सारा आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिल जाएगा। फिर आपको वो अलग लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब मिलेगा इसके अंदर। हम एनटीपीसी का क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे, आपको भी इसके अंदर मिलेगा। तो आपने करना क्या है, एप्लीकेशन को ओपन करो, रेलवे कैटेगरी पर जाओ, स्टोर पर जाओ, Y724 कोड लगाओ, एक्स्ट्रा कॉइंस लगाओ और 1280 में रेलवे का महापैक ले लो। क्यों बोल रहा हूं, बैच 1000 रुपए का है सिर्फ एनटीपीसी का, सिर्फ 200 रुपए 300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करोगे तो रेलवे का महापैक मिल जाएगा 18 महीने के लिए। फिर उसके बाद आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर बेटा आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको इंडिविजुअल बैच लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेलवे का महापैक लेना। कोड लगेगा Y724, एक्स्ट्रा कॉइंस लगेंगे और आपको सिर्फ 1280 रुपए की फीस में यह बैच मिल जाएगा। ठीक है भैया। अब आएगी बात आपके क्वेश्चन की, इसकी सर हमें पीडीएफ कहां मिलेगी। आओ भैया जरा पीडीएफ का प्रॉब्लम खत्म करते जरा एक बार। देखो भैया, फिर बता देता हूं मैं। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है। जिसके पास एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो सारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सीधी बात। ठीक है, प्रेरणा बच्चे वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो और ट्राई करो 50 में आपके 40 से ज्यादा नंबर आए। ठीक है, पहले आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, आपने यहां पर एसएससी की कैटेगरी में जाना है। अगर बैच लोगे तो रेलवे कैटेगरी, पीडीएफ चाहिए तो एसएससी की कैटेगरी। नीचे आएंगे 4 गोले एप्लीकेशन में, सेकंड गोले पे लिखा होगा कम्युनिटीज, सेकंड पे लिखा होगा कम्युनिटीज, सेकंड वाले पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी, करेक्ट। फिर यहां पर लिखा होगा एक्सप्लोर ग्रुप्स, फिर यहां पर लिखा होगा एक्सप्लोर ग्रुप्स, फिर यहां पर क्लिक करना इस जगह पे। फिर एप्लीकेशन और आगे बढ़ जाएगी। जैसे आगे बढ़ जाएगी, यहां पर आपके सारे फैकल्टीज के ग्रुप आ जाएंगे। आपने जीएस बाय साहिल मदान, आपने जीएस बाय साहिल मदान नाम के ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के क्लास की पीडीएफ 12 बजे से पहले पहले अपलोड कर दूंगा, जाकर देख लेना उसको। ध्यान रखिएगा, जीएस बाय साहिल मदान, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, बाय बाय।